तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैं सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पे देखा था कितना उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। और ये भी देखा था कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सिमिलर था, इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसमें भी एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन जैसा होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एक्सियल लाइन पे फॉर्मूला था 2kp/r³ और यहाँ पे मैग्नेट में यही फॉर्मूला आपको लिखना होता है 2 और k के जगह पर क्या लिखना होता है μ0/4 और p के जगह पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और यही r³ लिखना है, ये फॉर्मूला। और यहाँ भी एक्सियल और इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल का है, इक्वेटोरियल के लिए 2 नहीं लिखते हैं, ये 2 नहीं लिखेंगे, खाली μ0/4 m/r³ लिखे थे तो इक्वेटोरियल आ गया था। मतलब एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है और इसके एक्सिस पे मतलब इसके सामने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये वाला है μ0/4 2m/r³ और इसके प्लेन में ये जिस प्लेन में सर्कुलर प्लेन में करंट फ्लो कर रहा है उसी के ऊपर इधर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो उसके फॉर्मूला में सिर्फ 2 नहीं लिखना है, इसी के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ पूछेगा अगर तो खाली μ0/4 m/r³ होगा। ये हमने ऑलरेडी कर चुका है पिछले क्लासेस में। अब इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं एम मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए मैंने यूज किया है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल पी था। तो एम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो एटम के अंदर आपको पता है कि सेंटर में प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जितना एटॉमिक नंबर है जेड, अगर एटॉमिक नंबर है तो जेड इंटू ई। ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो माइनस ही लिखते हैं, यहाँ माइनस ही नहीं है यानी कि प्रोटॉन पे चार्ज है। प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एटॉमिक नंबर जेड तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी जेड होगा सेंटर पे और ई से मल्टीप्लाई यहाँ ऐसे ई लिखे हैं मतलब इतना चार्ज है उस पर, क्यू इक्वल टू एन ई। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एन नंबर ऑफ प्रोटॉन है और वो प्रोटॉन जेड के इक्वल है एटॉमिक नंबर के, इसलिए जेड ही लिखा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, तो करंट ये इससे एसोसिएटेड एक करंट होगा और करंट किधर होता है, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो करंट हम क्लॉकवाइज सेंस में लेंगे कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा। और अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो कर्ल कीजिए इस साइड में फिंगर को राइट हैंड के, तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है लेकिन करंट हम उल्टा लेंगे, कन्वेंशनल करंट लेते हैं तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है इनसाइड, यानी क्रॉस, यानी क्रॉस के जैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये, क्रॉस के जैसा। तो इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इससे एसोसिएटेड एक डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है करंट इनटू एरिया। तो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है और इस सर्कुलर वायर का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, इतने का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा ये, तो ये पाई आर स्क्वायर लिख देंगे यहाँ। और करंट कैसा लिखा जाएगा, चार्ज बाई टाइम होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है चार्ज की जगह पर तो ई लिखा जाएगा और टाइम मतलब टाइम पीरियड, कितने टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है ये। तो करंट इक्वल टू देखिए मैंने लिखा है ई अपॉन टी, वेयर ई इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के चलते हम निकाल रहे हैं ये। और टाइम पीरियड क्या होगा 2πr/v, 2πr एक पूरा चक्कर लगाने में 2πr चलना है और v स्पीड से अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो स्पीड से डिवाइड कर दिए तो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है टाइम, तो ये टाइम हो गया। अब डाइपोल मोमेंट लिखते हैं इस इलेक्ट्रॉन का, डाइपोल मोमेंट का सिंबल तो m है यहाँ m, लेकिन हम एक ही इलेक्ट्रॉन का लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का, इसलिए अलग से सिंबल यहाँ म्यू दिया हुआ है और म्यू क्या है वही m ही है। एम जनरल सिंबल है डाइपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं इसलिए अलग से म्यू दिया हुआ है। एनसीईआरटी में इसी को म्यू एल लिखा है, सब्स्टिट्यूट में क्या लिखा है एल लिख देता है यहाँ, तो हम खाली म्यू लिख रहे हैं यहाँ क्योंकि म्यू और एल यूज करेंगे हम दूसरे सिंबल के लिए, तो कंफ्यूजन नहीं होने के लिए खाली म्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, करेंट इंटू एरिया। तो करंट देखिए ई बाई टी, यहाँ से मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया करंट को ई बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम।
और एरिया इस सर्कुलर लूप का रेडियस r है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। अब E और T के जगह पर देखिए मैंने लिख दिया 2 पाई आर बाई वी। E की जगह पर E लिख दिया, और T के जगह पर यहाँ देखिए लिखे हैं 2 पाई आर और V ऊपर ले आए हैं, राइट। और M से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया हुआ है, M से मल्टीप्लाइड, और पाई आर स्क्वायर है। देखिए E के जगह पर E है, T के जगह पर T है, पाई आर स्क्वायर की जगह पर पाई आर स्क्वायर है। खाली M मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड भी कर दिए हैं इसमें, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम मुझे लाना है यहाँ पे mvr, इसलिए मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया गया है m और m। अब जैसे ही मास से मल्टीप्लाई डिवाइड किए और t को सब्स्टिट्यूट किए 2 पाई आर बाई वी, तो ये पाई आर से ऊपर पाई आर एक कैंसिल हो गया, एक आर स्क्वायर था इसलिए रह गया यहाँ, और नीचे 2m आया और ऊपर आया ई एम वी आर, ऊपर आया ई एम वी आर और नीचे 2m, ई एम वी आर और नीचे 2m आ गया। अब एम वी आर आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है ये। m मास v अगर स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में r रेडियस के, तो एम वी आर उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसका सिंबल L होता है एंगुलर मोमेंटम का, तो मैं L यहाँ लिख दिया। तो ई एल बाई टू एम, ई एल बाई टू एम हो गया ये फॉर्मूला। अब L को, ये किसका फॉर्मूला हुआ? म्यू का। म्यू क्या था? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो म्यू और ये L डिवाइड कर दिए, तो म्यू अपॉन L हो गया ई अपॉन टू एम। ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, टू और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज और 2 टाइम्स मास के रेशियो को ही एक नाम दिया गया है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। और ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता ही है आपको क्या होता है, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। मास होता है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसके रेशियो को ये चीज बोला जाएगा, और इसका वैल्यू आएगा सिंप्लीफाई करने पे 8.8 10 टू द पावर 10 कुलम। चार्ज है कुलम और नीचे मास है इसलिए केजी, तो कुलम पर केजी आ जाएगा। गायरोमैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा म्यू बाई एल का। क्लियर हो गया ये? अब एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई होता है, यानी कि उसी ऑर्बिट में अलाउड होता है इलेक्ट्रॉन जिसके लिए एन का वैल्यू एच बाई टू पाई का मल्टीपल होना चाहिए, ऑर्बिट नंबर, राइट। यानी किसी भी ऑर्बिट में रैंडमली नहीं मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, ये सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन कि एंगुलर मोमेंटम एन एच बाई टू पाई होना चाहिए। अब मिनिमम, मुझे मिनिमम पता करना है कि म्यू कितना होना चाहिए, यानी कि सबसे छोटे वाले ऑर्बिट को लेंगे हम, कौन से लोएस्ट ऑर्बिट में घूम सकता है, तो एन को 1 के लिए 12 कर रहे हैं। तो एल, एल यहाँ पे ये एम वी आर का नाम क्या है? एल है, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर एल, एन एच बाई टू पाई, एन एच बाई टू पाई। तो ये एल इधर मल्टीप्लाई कर दी तो म्यू इक्वल टू क्या आएगा? म्यू इक्वल टू एल इंटू ई टू एम, एल इंटू ई बाई टू एम। अब L को NH बाई टू पाई लिखे, NH बाई टू पाई, और N को 1 रख देंगे। देखिए इसमें N को क्या रख देंगे हम? 1, राइट। तो N को मैंने 1 रखा, और H का वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट पाई 3.14, E बाई 2m का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये सब कैलकुलेट करने पे म्यू आ जाता है 9.27 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का, जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है किसी भी एटम में। तो किसी भी एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस उससे एसोसिएटेड जो डाइपोल मोमेंट होता है, उस डाइपोल मोमेंट को म्यू से इंडिकेट करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, और उसको बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। इस डाइपोल मोमेंट को ही, यानी एक इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट को जो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसके डाइपोल मोमेंट को बोर मैग्नेटॉन बोला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में सिर्फ सर्कुलर पाथ पे ही नहीं मूव करता है, वो सर्कुलर पाथ पे मूव करने के साथ रैंडमनेस भी उसमें होता है इधर उधर मूव करने का, जिससे कि वो एस पी डी एफ ये सब शेप बनाता है, स्फेरिकल और डम्बेल, डबल डम्बेल, ये सब करते हुए वो सर्कल में घूमता है। तो उस इलेक्ट्रॉन के पास, मतलब ये इलेक्ट्रॉन चुपचाप सर्कल में ही नहीं घूमता है, सर्कल में घूमने के साथ ये इधर उधर भी करते हुए घूमता है, एकदम स्ट्रेट ऐसे नहीं घूमता है ऐसे कर्व पाथ पे, ये ऐसे से रैंडमली मूव करता है इधर करते, जिससे वो एक शेप बनता है स्फेरिकल जैसा, कभी डम्बेल जैसा शेप बनता है।
तो इस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक और डाइपोल मोमेंट होता है। एक तो डाइपोल मोमेंट मैंने यहाँ पे फॉर्मूला से बनाया, ये एक डाइपोल मोमेंट ये होता है 9.27 10⁻⁻27। और एक और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है जिसका नाम है स्पिन डाइपोल मोमेंट। तो वो स्पिन डाइपोल मोमेंट का भी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इतना ही आता है 9.27 10⁻⁻24। लेकिन उसका कॉज रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एकदम एलिमेंट्री है, स्मॉल पार्टिकल है, तो उसका रोटेशन नहीं है यहाँ पे कॉज। लेकिन नाम उसका सिर्फ रखा गया है स्पिन डाइपोल मोमेंट। वैसे अर्थ से कंपेयर करें तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उससे एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ समझिए। और वो एक्सिस पे रोटेट होते हुए ऐसे से रिवॉल्व करता है, अपने एक्सिस पे ऐसे से रोटेट होते हुए। तो ये रोटेशन के कारण भी एक उसका डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो उसी को बोला जा रहा है कि स्पिन डाइपोल मोमेंट है, स्पिन मोमेंट नाम दिया गया है, और उसका भी वैल्यू इसके इक्वल ही होता है। लेकिन सच में इलेक्ट्रॉन रोटेशन नहीं कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड कितना डाइपोल मोमेंट हुआ? 2 डाइपोल मोमेंट हुआ, एक उसके सर्कुलर ऑर्बिट के कारण और एक उसके अपने ही एक्सिस में इधर-उधर घूमने के कारण, रैंडमनेस होने के कारण एक और डाइपोल मोमेंट होता है जिसका नाम है स्पिन डाइपोल मोमेंट। तो 2 डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड हो गया, और ये डाइपोल मोमेंट प्योर सर्कुलर मोशन के कारण हो रहा है ये डाइपोल मोमेंट, और इसी डाइपोल मोमेंट को बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। तो बोर मैग्नेटॉन क्या हो गया? बोर मैग्नेटॉन हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ अराउंड इट्स न्यूक्लियस। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मूविंग। एनसीईआरटी में आर्टिकल 2.11 में दिया है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये अभी करने जा रहे हैं। मतलब गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है, ये करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। ये कैसे वर्क करता है, उसके अंदर का कंस्ट्रक्शन क्या है, वही इसमें पढ़ाया जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर में सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं कि क्या स्ट्रक्चर। 2 मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल। मतलब एक मैग्नेट का नॉर्थ इधर रखा हुआ है, और ये ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है हॉर्स शू मैग्नेट जैसा, क्योंकि ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रेडियली रेडियली आना चाहिए। मतलब 90 डिग्री पे ऐसे आना चाहिए। सीधा ऐसे रख देंगे, अगर स्ट्रेट इसको बना देंगे हम, स्ट्रेट ऐसे कर देंगे ऐसे, तो ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। लेकिन हमको मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाना है? जैसा यहाँ पे एरो दिया हुआ है, रेडियल माने रेडियस की तरफ जाने वाला है, ऐसे रेडियस की तरफ जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। तो इसलिए ये इस पर्टिकुलर शेप का मैग्नेट लिया जाता है, ऐसे हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं इसको। तो हॉर्स शू मैग्नेट 2 रखा हुआ है, और उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल वाइंडिंग करके रखा हुआ है, जैसा कि आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारा वायर है। अब इसका 2 एंड होगा, इसके ऊपर वाइंडिंग किए हैं वायर का, तो उसका 2 एंड होगा। एक एक वायर का ये एंड होगा, और इसके ऊपर वाइंडिंग करके दूसरा एंड होगा। तो इसमें जैसे ही आप करंट आएगा, सर्किट में जैसे ही करंट फ्लो करेगा, उस सर्कुलर वायर में करंट आने से टॉर्क लगता है उसपे। तो टॉर्क लगने से क्या होगा? ये रोटेट होगा। सॉफ्ट आयरन कोर जिसको ये लिखा हुआ है, ये सॉफ्ट आयरन कोर, इसी के ऊपर वाइंडिंग किया हुआ है वायर। तो वायर पे जैसे ही करंट आएगा, वायर रोटेट करेगा, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर को भी रोटेट करा देगा। और इस सॉफ्ट आयरन कोर से एक निडल यहाँ लगा हुआ रहता है, और वो निडल स्केल के ऊपर इंडिकेट करता है। तो जैसे ही ये रोटेट करेगा करंट फ्लो करने से, ये निडल आगे आगे की तरफ चला जाएगा। तो निडल में डिफ्लेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि करंट फ्लो किया, सर्किट में करंट फ्लो किया, ऐसा पता चल जाएगा। फिर एक स्प्रिंग भी लगाया हुआ रहता है इसमें। स्प्रिंग क्यों लगाया रहता है? क्योंकि अगर ये करंट फ्लो किया और इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हुआ, तो तब तो ये बहुत ज़्यादा रोटेट कर जाएगा। तो एक स्प्रिंग लगाया हुआ रहता है उसके नीचे, जो स्प्रिंग क्या करता है? रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है। जैसे आप एक स्प्रिंग ऐसे है, एक यहाँ फिक्स वॉल है, और उससे इसको क्लियर कर लेते हैं। फिक्स वॉल से एक स्प्रिंग है, तो आप स्प्रिंग में इलोंगेशन लाएँगे, ऐसे इलोंगेशन। तो स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाता है ना, रीस्टोरिंग फोर्स। तो इलोंगेशन कब तक आएगा? जब तक कि अप्लाइड फोर्स रीस्टोरिंग के इक्वल नहीं आ जाए। तो वैसे ही इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो स्प्रिंग के रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल आने तक ये रोटेट करेगा, ये नीडल इधर आएगा।
नहीं तो थोड़ा सा भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, पूरा नीडल यहाँ से सीधे यहाँ आ जाएगा दूसरे एंड में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। स्प्रिंग पे भी डिपेंड करेगा कि वो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना लगा रहा है। तो इक्वेशन देखिए, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी। ये एन आई ए बी क्या है? मैग्नेटिक टॉर्क है। करंट फ्लो करने के कारण मैग्नेट जो प्रोड्यूस करता है टॉर्क, वो फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला। और स्प्रिंग जो टॉर्क लगाता है उसका क्या फॉर्मूला है? के इंटू फाइव, ये फॉर्मूला है। वैसे स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स होता था के एक्स, याद होगा आपको। तो यहाँ एक्स लीनियर मोशन नहीं हो रहा है स्प्रिंग का, स्प्रिंग में टॉर्सन प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो टॉर्सन प्रोड्यूस हो रहा है मैंने थीटा घूम रहा है स्प्रिंग, तो इसीलिए के इंटू थीटा या फाई सिंबल यूज किया है। ये रिस्टोरिंग टॉर्क है स्प्रिंग का, और तब तक रोटेशन होगा जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाए। रिस्टोरिंग टॉर्क और ये टॉर्क प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को इक्वल किए तो फाई इक्वल टू, देखिए ये आ गया, के डिवाइड हो गया, तो एन ए बी अपॉन के इंटू आई। अब ये के कांस्टेंट है, स्प्रिंग आप कैसा स्प्रिंग लगाए हैं वो कांस्टेंट होगा। ये नंबर ऑफ टर्न कितना वाइंडिंग किया है वो, एरिया ये है रेक्टेंगुलर लूप का, और बी मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कांस्टेंट टर्म्स है। तो करंट के प्रोपोर्शनल में डिफ्लेक्शन आएगा नीडल में, जितना करंट फ्लो होगा उसके प्रोपोर्शन में डिफ्लेक्शन आएगा नीडल में। तो इस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं कि करंट फ्लो सर्किट में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पता कर पाते हैं। तो ये वर्किंग था इसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो अब हम लोग गैल्वेनोमीटर समझ गए कि गैल्वेनोमीटर क्या है। डिटेक्ट करंट डिटेक्ट करने वाला एक डिवाइस है जिसमें करंट फ्लो करने पे डिफ्लेक्शन दिखाता है। लेकिन ये गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा करंट नहीं मेजर कर पाता है। स्मॉल करंट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाता है उसका। थोड़ा सा भी करंट फ्लो करेंगे गैल्वेनोमीटर में तो पूरा डिफ्लेक्शन आ जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो अगर ज्यादा करंट कोई मेजर करना चाहता है तो उसे गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो कैसे हम लोग गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। तो एक गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे, अब इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा गैल्वेनोमीटर का, तो इससे पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, आर एस बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ये आर एस का वैल्यू बहुत ही कम होता है इसका वैल्यू। तो ऐसे लगा देंगे इस डिवाइस को। तो इसी का नाम अब गैल्वेनोमीटर नहीं होकर इतने डिवाइस का नाम क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसको अमीटर बोल दिया जाएगा। तो अमीटर के अंदर क्या होता है? एक गैल्वेनोमीटर होता है। तो गैल्वेनोमीटर अभी देखे ही हम लोग कैसा स्ट्रक्चर होता है, गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन में क्या किया हुआ है। तो उस गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो उसी को अमीटर बोलेंगे। अब हम लोग कितना ये लगाएंगे वो डिपेंड करेगा कि आपको कैसा अमीटर तैयार करना है, कैसा अमीटर आप बनाना चाहते हैं। तो पहले से आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन, आप पहले से मान लीजिए कि कितने करंट में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है जो 1 एम्पियर करंट में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा दे रहा है, यानी कि ये गैल्वेनोमीटर, उसको हम आईजी लिख दे रहे हैं, आईजी। आईजी क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, राइट। मतलब गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट अगर फ्लो कराएंगे आप तो वो पूरा उसका निडिल यहाँ से और पूरा दूसरे एंड पे चला जाता है, जितना उसमें मीटर बनाया हुआ है जीरो से लेके जितना, वो पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है आईजी से। लेकिन हम मेजर करना चाहते हैं और ज्यादा, मुझे कितना मेजर करने का मन है? मुझे मेजर करने का मन है आई करंट, और ओबियसली ये आई करंट ग्रेटर देन है आईजी। अब मेरा गैल्वेनोमीटर आईजी में फुल डिफ्लेक्शन और मुझे आई मेजर करना है, तो गैल्वेनोमीटर से काम चलेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आर एस मुझे फाइंड करना है, यानी आर एस मेरा अननोन है, कितना शंट रेजिस्टेंस निकालेंगे ताकि ये आई करंट रिक्वायर्ड है मेरा, ये रिक्वायर्ड है, इतना मुझे मेजर करना है। तो आइए देखते हैं आर एस निकालेंगे। तो ये मैंने बना दिया शंट रेजिस्टेंस, और ये गैल्वेनोमीटर, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको मैं कैपिटल जी से ही लिखूंगा। तो इधर से आई करंट आएगा, गैल्वेनोमीटर में कितना करंट आएगा? आई, और इसमें करंट चला जाएगा आई जी।
तो जो बचा हुआ करंट है उसमें जाएगा I माइनस IG। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया कैसे करना है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सिंपल है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले टोटल करंट आप पता कर लीजिए, कितना करंट टोटल है। टोटल करंट पता चल गया, उसके बाद IG में जितना करंट जाना है वो सेंड कर देंगे IG में, और जो बचा हुआ करंट है वो I माइनस IG होगा। अब ये दोनों पैरेलल हैं, इसलिए दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसके लिए पोटेंशियल ओम्स लॉ लिखिए और इसके लिए लिखिए नीचे के लिए। तो ऊपर के लिए क्या लिखेंगे ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, यानी I माइनस IG इंटू RS। ये क्या हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब नीचे वाले के क्रॉस क्या होगा, IG इंटू जी होगा, इसका रेजिस्टेंस G और इसमें करंट IG। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को ही वोल्टेज बोलते हैं। ये दोनों पैरेलल में है इसलिए ये इक्वल होगा दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी को सॉल्व करके मुझे RS पता करना था। तो शंट रेजिस्टेंस IG इंटू जी अपॉन ये नीचे I माइनस IG इंटू RS नहीं, RS को फाइंड करना है, RS यही रखती है। तो यही आंसर हो गया आपका। यानी कि अगर I करंट आप मेजर करना चाहते हैं और गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG करंट से आ जा रहा है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G दिया हुआ है, तो आपको इतना शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन से जो आएगा उतना शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तब ये गैल्वेनोमीटर अगर इतना शंट रेजिस्टेंस इसके बराबर लगा देंगे यहाँ, तो ये बन जाएगा अमीटर। और ये आई करंट मेजर करने के लिए अब रेडी है। इसमें आई करंट आप मेजर कर सकते हैं मैक्सिमम पर। तो न्यूमेरिकल कैसे एग्जाम में आएगा, तो न्यूमेरिकल में वो दे देगा कि मान लेते हैं मेरे गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, IG का वैल्यू दे देगा 1 एम्पियर, और आप मेजर करना चाहते हैं 10 एम्पियर। ऐसा अमीटर चाहिए जो 10 मेजर कर दे, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर 1 ही मेजर कर रहा था। और खुद गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा कि गैल्वेनोमीटर का खुद रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि 50 ओम है खुद रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का। तो पूछेगा आपसे कि बताइए कि शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना है मुझे। तो आप बस फॉर्मूला यूज कर दीजिए, नहीं तो प्रोसेस पता है वो भी फॉलो कर सकते हैं, फॉर्मूला याद करने का मन नहीं है तो। IG 1, G 50, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 50, अपॉन I माइनस IG। I हमको कितना मेजर करना है 10, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1, यानी आंसर आ गया 50/9। यानी इतना शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तब पहले जो 1 एम्पियर मेजर कर रहा था आपका गैल्वेनोमीटर 10 एम्पियर मेजर करने लगेगा। क्लियर हो गया ये। तो ये था हाउ टू कन्वर्ट, आप हेडिंग भी लिख सकते हैं इसमें, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। यानी पहले एक गैल्वेनोमीटर था और उसको ऐसे करने से ये अमीटर बन जाता है, गैल्वेनोमीटर से अमीटर तैयार हो। अब सेकेंड इसमें है टॉपिक हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, वो भी देख लेते हैं। तो ये पहले आप इसको नोट कर लीजिए कैसे मैंने किया है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप ऐसे खुद से डेरिवेशन कर सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट इसका हम लोग कर रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। जो गैल्वेनोमीटर टू अमीटर था, अब गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर करेंगे। उसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर के ये पैरेलल में लगाए थे ना, उस पर सीरीज में लगाना है। अच्छा, ये स्मॉल रेजिस्टेंस लगाए थे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो एमीटर बन जाता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाएंगे हम लोग एक लार्ज रेजिस्टेंस, तब वो बनेगा वोल्ट मीटर। तो देखिए सेम कंस्ट्रक्शन होगा ऐसे ही, बस पैरेलल को सीरीज में हम लोग लगा देंगे। इस बार गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर कर रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर पहले दिया है और उसको वोल्ट मीटर बनाना है, तो ये सीरीज में हटाकर स्मॉल रेजिस्टेंस की जगह पर पैरेलल में हटाकर और सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, शंट रेजिस्टेंस। तो ये चीज बन जाता है, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बन जाता है। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को हम लोग एक RS मतलब शंट रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस ऐसे लगा देंगे। तो अब ये कितना लगाएंगे तो डिपेंड करेगा मुझे कितना वोल्ट मेजर करना है। यहाँ से यहाँ का जो वोल्टेज आएगा वही वोल्ट मीटर रीडिंग देगा। ये पॉइंट, दोनों पॉइंट A और B लिख सकते हैं, A और B पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा।
तो अब ये दोनों सीरीज में है तो दोनों में करंट सेम होगा, आपको पता है कि दोनों में करंट सेम होगा। अब इसमें करंट लिमिटेड है, इससे ज्यादा करंट नहीं जाना चाहिए। तो कितना करंट जाएगा इसमें, आईजी करंट फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए करंट और इसके लिए सेम करंट है, और यहाँ से यहाँ का जो वोल्टेज होगा वही मेरा ये वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, राइट। तो ये ए पॉइंट है और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम सी। तो वी ए सी, ए से सी तक जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस वी सी से लेकर बी तक, ये टोटल वोल्टेज ही वी ए बी होगा। यहाँ से यहाँ का टोटल वोल्टेज यही होगा वी। अब वी ए सी क्या होगा, वी इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ करंट आई जी फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस जी है, तो आई जी इंटू जी, वी इक्वल टू आई आर हो गया। प्लस इसके लिए लिख देखिए, जो करंट इसमें उसमें वही, क्योंकि सीरीज में है ये दोनों, तो यहाँ भी आई जी ही होगा, और इसका रेजिस्टेंस आर एस है तो इसको आर एस लिख दिया है। तो आई जी इंटू आर एस, ये मिलाकर मुझे जितना वोल्ट मेजर करने के लायक बनाना है उसको, ये वोल्टेज मैं यहाँ लिख दूंगा भी, मुझे यही आर एस पता करना है। तो इसको इधर ले आइए, इसको इस साइड में। तो आई जी इंटू जी माइनस वी इक्वल टू आई जी आर एस, राइट। अब आर एस को निकालना है तो ये इधर डिवाइड कर दीजिए। तो आई जी कैपिटल जी माइनस वी अपॉन आई जी, ये करने से क्या मिल जाएगा, आर एस मिल जाएगा। तो मुझे जितना भी वोल्टेज मेजर करना है वो वोल्ट मैं यहाँ रखूंगा, तो उससे एसोसिएटेड आर एस मिल जाएगा, मतलब कितना मुझे शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, वो इस फॉर्मूला से आपको मिल जाएगा। इतना रेजिस्टेंस अगर यहाँ लगा देंगे तो ये भी वोल्ट मेजर करने के लायक ये बन जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो ये आप कॉपी कर लीजिए, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। तो एक एग्जाम्पल आइए हम लोग एग्जाम्पल ये कर लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है लास्ट 4.13 इन द सर्किट 4.27, नेक्स्ट पेज में है 4.27, the current is to be measured. What is the value of current if the ammeter shown is a galvanometer with resistance? galvanometer का resistance है 60 ओम। अब बी पार्ट इसका अलग है, ए पार्ट पहले करते हैं। ए पार्ट में क्या करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट का वैल्यू फाइंड करना है इसमें। और गैल्वेनोमीटर 60 ओम का है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे देखिए सर्किट, ये अमीटर जहाँ पे दिखाया हुआ है ये एक गैल्वेनोमीटर है जिसका खुद का रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर है और जिसका रेजिस्टेंस है 60 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले से गैल्वेन एक रेजिस्टेंस 3 ओम देखिए यहाँ कनेक्टेड है, और एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया कि 60 आपको कंसीडर करना है। ये अमीटर जो बना हुआ है उसमें गैल्वेनोमीटर है, तो 60 और 3 63, टोटल 63 हो गया। और वोल्टेज या ईएमएफ अप्लाइड 3 है, तो करंट सर्किट में होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी 3 अपॉन 63। तो इसको सॉल्व करने से 0.048 एम्पियर आ जाएगा, मतलब सर्किट में करंट इतने एम्पियर का फ्लो करेगा इस सिचुएशन में। तो सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब उस गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर बना दिए जिसमें शंट रेजिस्टेंस 0.02 है, तो अब कितना सप्लाई करेगा बैटरी। तो उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक 0.02 का रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो पहले ये कितना था, पहले से था ये 60 का था, और उस 60 के पैरेलल में एक लगा दिए 0.02। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है R1 R2 by R1 plus R2। तो 60 इंटू 0.02 अपॉन 60 प्लस 0.02 करेंगे तो जीरो, ये वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा इतना। और ऑलरेडी पहले से 3 था यहाँ, तो ये 3, अब टोटल रेजिस्टेंस इसका वाला 3 और इन दोनों का शंट और गैल्वेनोमीटर का मिला के 0.02, तो टोटल हो गया 3.02। तो अब करंट कितना सर्किट में सप्लाई होगा, तो करंट इक्वल टू वोल्टेज अप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, 3 वोल्ट अप्लाई किया गया था और रेजिस्टेंस टोटल 3.02 है, तो 3 बाई 3.02 0.99 एम्पियर आ जाएगा करंट। तो सेकेंड सिचुएशन में इतना करंट है। थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, विथ जीरो रेजिस्टेंस। अब इस बार इसको अमीटर से अमीटर ही बनाना है, लेकिन खुद इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाना चाहिए,
यानी शंट लगाने से जो रेजिस्टेंस कम हुआ था, कितना कम हो गया था शंट लगाने से? इतना 0.04। अब ये भी नहीं रहना चाहिए, पूरा 0 होना चाहिए। मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो खाली 3 ओम रेजिस्टेंस है और बैटरी भी 3 ओम 3 वोल्ट का है, तो करंट सर्किट में 3/3 1 आ जाएगा। तो अब इसका आंसर आएगा 1 एम्पीयर। अगर आइडियल एमीटर है तो 1 एम्पीयर आंसर हो जाएगा।